देश के इतिहास में पहली बार एक रेस्क्यू ऑपरेशन 12 दिनों तक चला। सबसे बड़ी बात यह है, इन 12 दिनों में आखिर क्या चुनौतियां सामने आई और इन 12 दिनों के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें थीं जो लगातार चैलेंजेस के तौर पर तो थी ही, सबक के तौर पर भी थी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हैं, जिन्होंने यहां 12 दिनों तक उस नब्ज को टटोलने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी के तमाम अफसरों से बातचीत कर सबसे पहले खबर बताने की कोशिश की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बलबीर परमार हमारे उत्तरकाशी के संवाददाता हैं, जो लगातार उत्तरकाशी में कौन कौन से नेता आ रहे हैं, कौन कौन से वीवीआईपी आ रहे हैं, कौन कौन सी टीमें आ रही हैं, जिसकी बड़ी बारीक नजर इन्होंने 12 दिनों तक बड़ी करीब से रखी। 12वां दिन है और मेरे साथ दीपांकर हैं, जो लगातार लखनऊ, देहरादून, झारखंड, अलग अलग जगहों से क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दिल्ली से केंद्र से क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कौन से मंत्रियों का आगमन हो रहा है, और आखिर ये जो टनल सिलक्यारा की आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आखिर इसके निर्माण में कहां पर कोताही, कहां पर कमियां, और आखिर ये कितना बड़ा सबक ये हादसा 12 दिनों में देकर के जा रहा है। आगे इसी पर बात करेंगे। दीपांकर, क्या लगता है 12 दिनों में कितना बड़ा सबक है? बहुत बड़ा सबक है, खासतौर उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि टनल जो होती हैं पूरे दुनिया में यूज होती हैं सफर को आसान बनाने के लिए। लेकिन इस टनल ने यह दिखाया है कि इस तरह के हादसे भी हो सकते हैं। जब 41 मजदूर, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हादसा होगा, और वहां 41 मजदूर अगर फंस जाए एक टनल के अंदर, तो और नियम कायदे किस तरीके से ताक पर रखे जाते हैं। अगर नियम कायदे ताक पर न रखे जाते तो शायद ये लापरवाही एक इसमें बड़ी वजह रही। एनएच से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। यमुनोत्री के से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसे सिर्फ 4.5 किलोमीटर में लाके ये डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर लापरवाही ना होती तो आज 41 मजदूर इसमें ये स्थितियां पैदा ना होती कि फंसे रहे। सेफ्टी डक नहीं था इसमें। एक सवाल ये भी खड़ा हुआ, क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हुई? नहीं, ये क्योंकि एनएच से जुड़ा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। नितिन गडकरी ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी जो कोशिश है कि ये काम वक्त पे पूरा हो और ये काम सही तरीके से पूरा हो, क्योंकि एनएच से जुड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन भविष्य में, क्योंकि अनुपम ये देवभूमि है और देवभूमि में से बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अभी मसूरी से एक टनल बननी है 4-4.5 किलोमीटर की, देहरादून टिहरी की भी टनल बननी है। इसी तरीके से रेल का जो प्रोजेक्ट है ऋषिकेश खंडप्रयाग का, उसमें 105 किलोमीटर टनल ही टनल है। तो अगर टनल इतना बड़ा खतरा है तो फिर भविष्य में देवभूमि के लिए बहुत बड़े खतरे टनल में छिपे हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस लापरवाही से सबक सीखते हुए आपको नियम कायदों को फॉलो करना होगा। इन 12 दिनों में क्या देखा ऐसा जो वाकई में लगा कि ये देश के इतिहास में सिलक्यारा, उत्तरकाशी और इतना लंबा खिंचने वाला ऑपरेशन? बिल्कुल, जिस तरह के दीपांकर ने अभी बताया, काफी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली। सबसे जो पहली जो लगातार पहले से शुरू से ही बातचीत चल रही थी कि एस्केप टनल यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि जो टनल बनती है, जो टनल का जो 3 किलोमीटर से ऊपर जो टनल बनती है, वो टनल के जो मानक है, इंटरनेशनल मानक है कि उसमें एक एस्केप टनल होनी चाहिए, जिससे कि कभी इस तरीके की घटनाएं घटी या कोई आपदा है तो वो एस्केप टनल से जो रेस्क्यू उनका जो अंदर फंसे लोग हैं उनका आसानी से हो। अगर सपोज आज इस टनल में भी अगर एस्केप टनल होती तो शायद ये 12 दिन, वो जो 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हैं, वो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। और अगर हम 12 दिन की पूरी बात करें तो 12 दिन में यहाँ पे कई चीजें देखने को मिली। यहाँ पे आज के डेट में देश ही नहीं, विदेशों के भी जो टनल जो एक्सपर्ट जो हैं, टनल के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे ओएनजीसी, टीएसडीसी, यहाँ पे एनएचआई और साथ ही बीआरओ, जो तमाम एजेंसी है, वो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पे एक शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई गई, उसके बाद शुरुआत में कुछ लापरवाही हुई? बिल्कुल, ये अगर हम कह सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं हाँ ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पे काम कर रही है जो कार्यदायी संस्था है, उसने बराबर जो भ्रम में कह सकते हैं कि भ्रम में रखा। उसने ये कहा शुरू में ही कि हम 1 दिन में 2 दिन में एक मशीन हमारी आ गई है, फिर दूसरी मशीन आ गई है, तीसरी मशीन आ गई है। भले ही अभी काम जो हो रहा है वो उसी हॉरिजेंटल तरीके से उम्मीद ये कही जा रही है कि उसी हॉरिजेंटल से ही बाहर जो रेस्क्यू होगा, लेकिन जो कंपनी थी उस कंपनी ने काफी यहाँ पे एक भ्रामक चीजें बताई है। उसने कोई सही तथ्य अगर वो पहले से बताती है। अब जिस तरीके से रेस्क्यू अभियान पिछले 4 दिनों में हमने, क्योंकि हम यहाँ से शुरू से ही लगातार देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों में जिस तरीके जब ये पीएमओ ने इस पूरे रेस्क्यू अभियान को टेक ओवर किया, पीएमओ के जो अधिकारी यहाँ पहुंचे, उन्होंने पूरा रेस्क्यू का एक सिंगल प्लान बनाया, और जो अलग अलग जो प्लान बने उसमें अलग अलग जो कंपनियां थी, अलग अलग जो यहाँ पे काम करने वाली एजेंसियां, उनको टेक ओवर किया। तो उसके बाद यहाँ पे एक रेस्क्यू का एक बड़ा वो देखने को मिला। वरना उससे पहले सिर्फ टनल
टनल अधिकारी यानी कि सब कुछ भ्रामक था। कोई कुछ भी जो उन्होंने बताया, शायद हम ये कह सकते हैं कि अगर ये और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू से ही इस तरीके का होता तो आज जो हमारे जो 4 दिन हम कह सकते हैं और जो 12 दिन का जो गैप आया, तो वो 12 दिन का वो गैप वो 4 दिन या 5 दिन में समेट सकता था। बलबीर मेरे साथ है उत्तरकाशी। बलबीर, इससे पहले उत्तरकाशी में इस तरह का कोई हादसा, इस तरह के कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कभी आपको याद हुआ हो? ये किस तरीके से इन 12 दिनों को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, उत्तरकाशी में ये सबसे बड़ा जो हादसा है, घटना है, घटी है। और जिस दिन से ये घटना घटी उस दिन से हम इस खबर को कवर करते आए हैं। तो हमने देखा कि क्योंकि ये सबसे बड़ी टनल है उत्तराखंड की, तो इसके लिए प्लान पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि हादसे कभी भी घट सकते हैं। तो हमने जब देखा कि जब यहाँ पे शुरुआती जो कार्य हुए, तो जिस तरह की कार्य होने चाहिए थे, क्योंकि जब मशीन यहाँ पे आती है, तो मशीन जब यहाँ पे आती है तो जो मशीन फेल इसलिए होती है क्योंकि उस मशीन को पता नहीं रहता उन अधिकारियों की ये जो पाउडर, ये जो मिट्टी है, टेलकम पाउडर इसको कहते हैं, और ये जो मशीन है वो इस पे काम नहीं कर पाती है। तो और जब अधिकारियों से हमने बात की तो तब निकल के आता है कि इस पे जब कभी भी ये हादसा होता है तो पहले जो सॉइल टेस्ट होता है वो कराया जाता है। तो पहले दिन सॉइल टेस्ट नहीं कराया गया, और उसके बाद क्या होता है कि जो मशीनें लगातार आती है, ये जो ऑगर मशीन है, जो ये भी जब यहाँ पे पहुंची तो ये इसने भी काम नहीं किया। तब जाके सॉइल टेस्ट कराया गया, जो जियो फिजिकल जो स्टडी है वो कराई गई, तब जाके पता असली जो भौगोलिक स्थिति इस पहाड़ की है, तब जाके पता चला। तो हमारे पास प्लान होना चाहिए था, वो ये प्लान होना चाहिए था। बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या लगता है 12 दिनों की जो आंखों देखी हम बता रहे हैं तमाम लोगों को, सबसे बड़ी बात ये पुष्कर धामी की भी कहीं ना कहीं इसमें एक परीक्षा थी कि आखिर इन हालातों में किस स्थितियों से निपटना है। क्या लगता है आपको, कभी पुष्कर धामी भी चिंतित और इस पूरे मसले को लेकर गंभीर नजर आए? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि इस बार आपने देखा कि शुरुआत जोशीमठ से हुई थी, जो धंस रहा था, और वहां भी टनल बनी थी, और टनल की वजह से पूरा जोशीमठ शहर धंसने लगा। पूरे देश दुनिया के मीडिया वहां पर जुटी। तो पुष्कर सिंह धामी ने यही बताने की, शहर नहीं धंस रहा है, ये कुछ जगहों पर धंसा हुआ है, लेकिन शहर को बचाया जाएगा। उसके बाद ये साल का अब एंड होने को है, दीपावली बीत चुका है और नवंबर का वक्त आ चुका है, तो एंड में एक टनल जैसा प्रोजेक्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ा चैलेंज था कि देश दुनिया में जब आपको जवाब देना है कि आपकी गवर्नमेंट वहां पर किस तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पहले जब 12 तारीख को हादसा, उसके ठीक अगले दिन आए, फिर उसके बाद नितिन गडकरी जब यहां पर आए, मुख्यमंत्री उनके साथ आए, फिर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। तो मुख्यमंत्री का यह फोकस जरूर रहा कि जिस प्रोजेक्ट को खुद प्रधानमंत्री उनसे बार बार रिपोर्ट ले रहे हो, उसमें छवि खराब ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, उनके लिए भी यही सबक है कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट के लिए भी, कि आपको भविष्य में जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में करने हैं उनमें क्या आप ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी तय करेंगे, क्या उन प्रोजेक्ट्स की लगता है इससे अब आपको लगता क्या, इस हादसे के बाद क्या सबक अब लगते हैं? क्या लगता है कि सरकार को या केंद्रीय जो एजेंसियां काम करती हैं उनके लिए एक बड़ा एक सबक भी है इस हादसा? अनुभव, जिस तरह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूरोप की पहाड़ियां और ये हिमालय की पहाड़ियां बहुत अभी नई पहाड़ियां हैं, और यहां पर आप जब बड़े प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, खासकर जियोलॉजिकल तरीके से, ज्योग्राफी जिस तरीके की यहां की है, यहां की पहाड़ियां ऐसी नहीं है कि आप बड़े प्रोजेक्ट यहां पर लाएं। तो इसमें आपको नियम कायदे और ईमानदारी के साथ जो पैसा आपको मिलता है वो तरीके से खर्च हो, और सही पूरे हार्डवर्क के साथ और एक सही क्वालिटी का काम अगर होगा तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी वर्क नहीं होगा और प्रोजेक्ट्स में इस तरह की लापरवाही होगी तो भविष्य में हो ना हो, इस तरह की चिंताएं एक्सपर्ट्स ने जताई है कि रेलवे टनल जो 105 किलोमीटर की है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, अगर किसी दिन यह हादसा रेल के ऊपर हो गया तो फिर क्या होगा? कृष्ण, क्या लगता है आपको, अगर और वक्त खिंचता तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी? बिल्कुल, ये कहना लाजमी रहेगा कि कुछ और वक्त खींचता तो दिक्कतें और सामने आ सकती थी, क्योंकि जो दो दिन पहले जो 6 इंच के जो एक पाइपलाइन अंदर घुसी है, 6 इंच की जो पाइपलाइन नहीं है, आज वो एक लाइफलाइन बन चुकी है, जो अंदर टनल में फंसे लोग हैं। और उसके जरिए जो पहली तस्वीर उन लोगों की आई, उसके बाद जो उनके परिजन यहाँ पे थे या वो जो और यहाँ पे जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक बूस्टअप देखने को मिला। जो उनके परिजन थे वो लगातार यहाँ पे आके चिंतित थे कि उनकी जो बातचीत हो रही है, 4 इंच का मात्र एक छोटा सा पाइप था, और वो 4 इंच का जो पाइप था वो भी टिल्टअप था, बताया जा रहा था वो आगे कहीं टिल्टअप हो गया। और उसके बाद जो 6 इंच का जो पाइप अंदर घुस गया, उसके बाद उन लोगों को खाना लगातार यहाँ से भेजा गया, उन लोगों को हर चीज, कपड़े भी भेजे गए और पानी, सब कुछ व्यवस्था आज उनके पास, यानी कि एक उम्मीद की किनार जगी थी जब वो पहली तस्वीर उन लोगों की बाहर आई थी। इस पूरे ऑपरेशन में अनुपम, मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में जो पिछले 4 दिन पहले जो प्लान तैयार किए गए थे, वो 5 से 6 प्लान तैयार किए थे, क्योंकि एक बार ये माना जा रहा था कि ऑगर मशीन काम नहीं कर रही है, क्योंकि 2 दिन ऑगर मशीन बिल्कुल बंद रही और काम बिल्कुल ठप रहा। तो जब वो 2 दिन का जो समय था, उसमें देश की ही नहीं, इंटरनेशनल यानी कि विदेशों से भी कई एजेंसी यहाँ पहुंची और उन्होंने
खाका तैयार किया, एक प्लान तैयार किया। और वो प्लान अगर मैं आपको बता दूं तो वो प्लान इस टनल पे अलग अलग जगह से रेस्क्यू करने का एक प्लान तैयार हुआ था। पहला प्लान तो यही था जहां से आज रेस्क्यू हो रहा है। दूसरा प्लान जो टनल है, टनल के ठीक ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी, वो करीब 84 मीटर का 1.2 डायमीटर का पूरा एक एरिया था, जो काम सतलुज जो जल विद्युत परियोजना है उसको दे रखा था। उसी के आगे जो रेलवे जो विकास निगम है वो भी काम कर रहा था। उनको भी जो 6 मीटर का माफ कीजिए 6 इंच का एक पाइप उन्होंने ड्रिलिंग करनी थी, वो लाइफ लाइन का एक ड्रिलिंग होनी थी। साथ ही अगर उसके बाद दो और जगह टीएसडीसी पीछे से माइक्रो टनल, यानी कि जो दूसरा एंड है, जो ये अभी सिलकारा जो फर्स्ट एंड है और सेकेंड एंड जो बड़कोट एंड है, वहां से टीएसडीसी अभी भी लगातार काम कर रही है। अब माइक्रो ये सारी चीजें हैं। बलबीर, सबसे बड़ी बात यह है, उत्तरकाशी में इतना बड़ा जमावड़ा, इतना सब कुछ, इतना इससे पहले चुनावी माहौल के अलावा कभी आपने देखा? बिल्कुल, उत्तरकाशी वैसे तो आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील रहा है। बड़ी बड़ी आपदाएं भी उत्तरकाशी में आई है, जैसे बर्णावत पर्वत की आपदा, आराकोट में जो आपदा आई, और 2012-13 में भी आपदाएं आई है। पर ये जो आपदा आई है, ये एक कह सकते हैं कि लापरवाही भी है इस आपदा में, क्योंकि NHIDCL इसकी जिम्मेदारी है, इसके पास NHIDCL के पास नवयुवा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। तो पर जो ये पहाड़ी थी, ये कुछ दिन पहले से ही सिग्नल देना शुरू हो गया था। उसके बाद भी मजदूरों को अंदर धकेला जाता है और वहां पे जो ह्यूम पाइप थे उनको बाहर कर दिया जाता है। अगर वो पाइप वहां पे होते तो जो सरकार अगर कदम न उठाती तो तस्वीर बदल भी सकती थी। बिल्कुल, सरकार ने जो आनंद फानंद में जो ये कदम उठाए गए, उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन 5 प्लान पे ऑपरेशन किया गया, और जो ये ऑगर मशीन है, इस पे भी लगातार जो एक्सपर्ट थे यहाँ पे पहुंचे, और अब लगभग ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला है। तो कह सकते हैं कि अगर सरकार, पीएमओ कार्यालय, सीएम कार्यालय अगर एक्टिव नहीं होते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, कोऑर्डिनेशन टीम मुख्यमंत्री ने बनाई और कई टीमें बनाई हैं। क्या ये टीमें आगे भी काम करती रहेंगी? ये टीम काम करेंगी जब तक कि इनको बाहर नहीं निकाल लिया जाता, उसके माफ कीजिए, जब तक मतलब पूरा ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और आगे भविष्य के लिए जो मुख्यमंत्री की पूरी टीम है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर 2027 तक है, तो आपको जो बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, उन प्रोजेक्ट में आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि जो शासन लेवल जिसे कहा जाता है, IAS जो आपको समझा रहे हैं और आप किस तरीके से उस बात को समझ रहे हैं, तो वो पिक्चर बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं होगी, आपको जनता का हित सबसे आगे रखना होगा। दूसरा, जो पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, सेंटर का या आपका अपना पैसा है, वो सही तरीके से खर्च हो। और तीसरी बात यह कि जो भी प्रोजेक्ट आप उत्तराखंड के लिए करने जा रहे हैं, वो यहां के लिए कम से कम सुरक्षित हो। अनुपम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे मैं एक खास बात का ध्यान आपका खींचना चाहूंगा, वो रही बौखनाथ देवता की चर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट में 12 दिन में। वो ये कि वो मंदिर नहीं था तो ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा, वो मंदिर जब यहां पर बनाया गया तो फिर ऑपरेशन भी आगे बढ़ा। तो उम्मीद और सबकी एक आस्था ये मानी गई कि वो देवता का मंदिर वहां पर होना चाहिए थी। अपने आप में एक अलग तरीके का सब कुछ मिला जुला। तो पहले दिन से लेकर के और 12वें दिन तक क्या चुनौतियां थी, क्या दिक्कतें आई और आखिर किस तरीके से काफी जद्दोजहद हुई, ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। 12 दिनों की आंखों देखी कि आखिर सत्येंद्र बर्थवाल ने, जो कि यहां पर 12 दिन ऐसी परिस्थितियां थी कि कई बार पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और सत्येंद्र यहां पर डटे रहे। बलबीर, उत्तरकाशी यहां से दूर है, 2 घंटे का वक्त है, आने में कई बार दिक्कतें भी हुई। देहरादून से दीपांकर को आने में, मुझे नोएडा से आने में, लेकिन उसके बाद भी खबर आप तक पहुंचानी थी और 12 दिनों की जो आंखों देखी तस्वीर थी वो आप तक पहुंचाई सिलक्यारा के टनल से, जो एक गेट टेलीविजन की स्क्रीन पर लगातार चल रहा था और लगातार लोग अपनी बातों को सोच भी रहे थे, रख भी रहे थे, लेकिन ये थे हालात इन 12 दिनों के। कैमरामैन